Hello everyone, welcome to PNSM Public School online classes. I am your chemistry teacher प्रभाकर सिंह। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स के बारे में। ठीक है ना, क्या क्या ट्रेंड्स हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के। ठीक है, तो आज सिर्फ दो के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला है एटॉमिक साइज़ और आयनाइजेशन एंथैल्पी। कल मैं बताया था आपको कि ट्रेंड्स कौन कौन से पढ़ने हैं। एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हैं इसको। एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आज हम दो खत्म करेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना, एक तो वैसे भी केमिस्ट्री वोलेटाइल है, ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। आज दो ही पढ़ेंगे और कल बाकी दो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा बात और बताना पड़ेगा क्योंकि उसमें डायगोनल रिलेशनशिप है, थोड़ा रिएक्टिविटी के ऑर्डर है, मेटालिक कैरेक्टर, ये सब तो आप छोटे क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता दिया जाएगा। ठीक है ना, एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं। व्हाट इज एटॉमिक साइज़? ठीक है ना, देखिए एटॉमिक साइज़ क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप रिप्रेजेंट करना तो जानते हैं, ये न्यूक्लियस होता है आपका। इसमें क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और ये हमारा सेल। ठीक है, तो न्यूक्लियस से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होता है, यानी आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं इसकी एटॉमिक साइज़। ठीक है, यानी कि जितना नंबर ऑफ सेल्स आएगा उतना उसका साइज़ बढ़ेगा, जितना कम सेल रहेगा उतना उसका साइज़ छोटा रहेगा। यानी कि एटॉमिक साइज़ को आप डिफाइन कर सकते हैं, एटॉमिक रेडियस को आप डिफाइन कर सकते हैं। है ना, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड outermost cells electron. It is a distance between nucleus and outermost cells electron. तो ये एटॉमिक साइज होता है ना, या एटॉमिक रेडियस होता है। ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस पूरा मतलब डायमीटर तो नहीं है, रेडियस, एटॉमिक रेडियस। ठीक है ना, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसे एटॉमिक रेडियस हो गया, फिर आपकी आयनिक रेडियस भी आएगी, कोवेलेंट रेडियस आएगी, वॉन डेर वाल रेडियस आएगी, मेटेलिक रेडियस आएगी। तो पहली बात एटॉमिक रेडियस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज दोनों एक ही मतलब है भाई, कोई टेंशन नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो साइज़ है, एटम का साइज़ है या किसी भी चीज़ का भी साइज़ है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या क्या और भी टाइप के साइज़ होते हैं, कोवेलेंट। बहुत आसान होता है ये, अगर आप इसके फैक्टर और अच्छे से समझ जाइए। है ना, डेफिनेशन तो समझ आ गया कि न्यूक्लियस से बाहर वाले सेल का क्या जो इलेक्ट्रॉन होगा उनके बीच की दूरी क्या क्या रहेगी? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। कौन कौन से फैक्टर एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स, वो देखते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे नंबर ऑफ सेल्स। अच्छा, इसकी क्या खास बात है? तो समझ ही गए होंगे। नंबर ऑफ सेल्स, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा, एज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? एटॉमिक साइज, है ना, या एटॉमिक रेडियस। यानी जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ती जाती है किसी एटम में, वैसे वैसे साइज क्या करता है? बढ़ता जाता है। देख लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए हम किसका ले लें, मैग्नीशियम का ले लेते हैं और इधर एल्युमिनियम का ले लेते हैं। ठीक है ना, मैग्नीशियम का कितना होता है भाई? 12, छोड़िए ये तो 12, 13 दोनों पास हो जाएंगे ना, तो अभी इसका तो थोड़ा बाद में बात करेंगे। तो थोड़ा सेल के हिसाब से बात करते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात करते हैं। ठीक है ना, डाउन ग्रुप वाले की। नहीं, इसका कितना होता है? 12, इसका कितना होता है? 20। चलिए बनाते हैं। तो जैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना कितना का आएगा? 2, 8, 2। ये कितना आएगा? 2, 8, 8 और 16, 2, 8, 8, 2, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है ना, तो ये देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम का ये न्यूक्लियस हो गया। पहले वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। रेड पेन है, यस, है ना। ये के सेल, एल सेल, KLM, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 है, 2 ऐसे। और इसमें कितने? 8, सॉरी ये न्यूक्लियस में ही बना दिया मैं, बहुत गड़बड़ है। 2 इसमें रहेगा, न्यूक्लियस थोड़ा ऐसा, ये आपका न्यूक्लियस हो गया जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेंगे। ठीक है, 2 इसमें हो गए
8 इसमें हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें लास्ट वाले में कितना जाएगा 1 2, यानी कि K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 और इसमें KLM, ठीक ना, M सेल में 2। अच्छा, अब इसमें देखिए अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दिए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है तो इसमें पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में भी 8 और इस वाले में 2, और उसमें 2 हो गए, 8 हो गए, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट वाले में कितने 1। तो इसमें देखिए कितने सेल हो रहे हैं, KLMN। तो अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक की साइज निकालिए तो ये कुछ और आएगा और ये कुछ और आएगा, मतलब ये थोड़ी बड़ी आएगी, ये थोड़ी छोटी आएगी, है ना। यानी कि क्या हुआ, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो पहला फैक्टर क्या था, सेल बढ़ेगा तो क्या होगा, सेल बढ़ेगा तो क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, है ना। तो ध्यान से देखिए जैसे जैसे डाउन ग्रुप आएंगे आप, ग्रुप में नीचे अगर आएंगे आप, ग्रुप में नीचे, तो एटॉमिक साइज क्या करता है, बढ़ता है ना, एटॉमिक साइज बढ़ता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये डाउन ग्रुप का ये हाल है ना। अलोंग द पीरियड की क्या बात होती है, वो दूसरे फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ये नंबर ऑफ सेल पे तो आप बात समझ में आ गया, नंबर ऑफ सेल जैसे जैसे इंक्रीज करेगा एटॉमिक साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो पहला फैक्टर आपको समझ में आ गया। पहला फैक्टर क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज किया तो साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो पहला फैक्टर हो गया। चलिए दूसरा फैक्टर देखते हैं, ये फैक्टर नंबर 1। फैक्टर नंबर 2, चार्ज। नंबर ऑफ सेल तो समझ आ गया, अब चार्ज पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। जैसे चार्ज का मतलब समझ में आएगा तो आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम, और यहाँ पे ले लेते हैं सोडियम आयन, ठीक है ना। तो ये चार्ज पार्टिकल हो गए, ठीक है ना। तो देखिए इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, 281 का आएगा। इसका करेंगे तो कितना आएगा, 28 का आएगा। अरे दोस्तों तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसका नंबर ऑफ सेल्स ही बनाते हैं तो इसमें 3 सेल आएंगे। कितने सेल आएंगे, 3 सेल, और इसमें कितने सेल आए, 2 सेल, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ध्यान से दिख रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल डिक्रीज कर जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि जैसे जैसे साइज मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है तो साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे होता है। अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें, ठीक है, ये हमेशा याद रखिए, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज ग्रेटर, एल्युमिनियम और एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, कौन सा बड़ा है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जो भी आप पेरेंट एटम हो गया, जो भी पेरेंट एटम है ना, जो भी पेरेंट एटम है वो अपने रिस्पेक्टिव कैटायन से हमेशा बड़ा होता है उसमें। यानी कि जो भी पेरेंट एटम है, ये देखिए सोडियम पेरेंट एटम है, इसका कैटायन क्या बना, Na पॉजिटिव, वो हमेशा क्या होता है, अपने साइज में बड़ा होता है विद रिस्पेक्ट टू देयर कैटायन, ठीक है। तो ये सिर्फ बात पॉजिटिव चार्ज की है, ऐसा नहीं नेगेटिव चार्ज में भी ऐसे करने लीजिए। नेगेटिव चार्ज में कुछ और कहानी है। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करता है तो साइज क्या करता है, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो साइज भी इंक्रीज करेगा। अब ये कैसे हो गया भाई, है ना। चलिए समझाते हैं। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, वो कुछ इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेगा, है ना। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है और Cl माइनस है ना। तो क्लोरीन का कितना होता है, 17, आप जानते ही हैं। तो लास्ट वाले में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट वाले में ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन, है ना, इसमें 2 8 और लास्ट वाले में देखिए कितना 7, 3 4 5 6 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओहो ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो मतलब देख लीजिए क्लोरीन में लास्ट में कितना होता है, आप कन्फिग्रेशन करेंगे 287 का आएगा, इसमें 288 का आएगा, है ना। अब ध्यान से देखिए ये क्या करता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन लिया, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको रिपल्सन महसूस होगा, तो साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो भी आपका क्या है, मतलब रिपल्सन न्यूक्लियस से तो इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा, लेकिन बीच में क्या मिलेंगे आपको, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सन महसूस करेगा, ठीक है ना। इसी वजह से क्या होगा कि ये इसका साइज बढ़ जाएगा। यानी कि क्लोरीन माइनस यानी Cl माइनस का साइज जो होता है वो बड़ा होता है विद रिस्पेक्ट टू देयर पेरेंट एटम।
ठीक है ना, यानी कि बात समझ आ रही है। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता है तो साइज इंक्रीज करता है। चार्ज में देखेंगे तो अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो साइज डिक्रीज करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो साइज इंक्रीज करेगा। बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। यानी कि अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, कंपटीशन में भी पूछ सकता है, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपसे बोले कोई एक्स आइटम है, कोई एक्स एलिमेंट है, ठीक है ना, एक्स है, एक्स पॉजिटिव है और एक्स माइनस है, ठीक है ना। आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में अरेंज कीजिए। तो आप ध्यान से देख रहे हैं, इसको देखें हैं तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो पेरेंट एटम से छोटा होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो पेरेंट एटम से छोटा होता है, और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो पेरेंट एटम से बड़ा होता है। यानी कि ओवरऑल एक्स माइनस बड़ा होगा, उसके बाद कौन आएगा भाई, एक्स आएगा, उसके बाद कौन आएगा, एक्स पॉजिटिव आएगा। अरे समझ, पेरेंट एटम से ये क्या होता है, बड़ा होता है, और ये क्या होता है, छोटा होता है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर एक ही एटम है और उसके रिस्पेक्टिव कैटायन और एनायन बने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कैटायन सबसे छोटा होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, और जो एनायन होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो ये आपको पता चल गया, है ना। तो चार्ज के हिसाब से ये समझ आया, क्लियर है। चलिए इतना मिटा देते हैं, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट अपना थर्ड जो पढ़ेंगे, ये दो फैक्टर तो पढ़ लिए, थर्ड देखते हैं। मिटा देता हूँ, ये तो समझ आ रहा है, बगल में कहीं लिख दिया जाएगा अभी। ठीक है ना। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में आप पढ़ेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। थर्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसको सील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, सील्डिंग इफेक्ट, ठीक है ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट या सील्डिंग इफेक्ट, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या होता है, ये देखिए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये वैलिड होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, ठीक है ना। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो भाई, जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए सोडियम है, ठीक है ना, क्या है, सोडियम। अब सोडियम है तो क्या है कि इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, देखिए ध्यान से। सोडियम कब बनाते हैं, अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 1, ठीक है। पहला 1, मतलब इसमें 2 हो गया, के सेल में, एल सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 हो गया, और इसमें कितना आएगा, 1। तो देखिए ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को देखिए, क्योंकि हम एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की बात करते हैं। तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिए, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन 2 टाइप का फोर्स महसूस कर रहा होगा, ठीक है ना। 2 टाइप का फोर्स कैसे, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज का होता है ओवरऑल, आप जानते हैं ये सारा पॉजिटिव चार्ज का होता है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और बेचारा एन क्या होता है, न्यूट्रल, बेचारा कोई चार्ज ही नहीं है इसके पास, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ओवरऑल पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज का, तो इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अट्रैक्शन महसूस कर रहा है, ठीक है ना, एक्स से अट्रैक्शन महसूस कर रहा है न्यूक्लियस से, ठीक है ना, टुवर्ड्स न्यूक्लियस, अट्रैक्शन न्यूक्लियस से। लेकिन ध्यान से देखिए, न्यूक्लियस तक जाने से पहले ये जो सिपाही खड़े हैं इनसे इनको गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। जो 8 ये पड़े हैं, 2 ये पड़े हैं, तो इनकी वजह से खतरनाक क्या होता होगा, रिपल्सन, यानी कि ये क्या होगा, रिपल्सन महसूस करते हैं। रिपल्सन क्यों महसूस करते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है ना। जो कर्नल में इनके होते हैं वो इनर इलेक्ट्रॉन्स, उनसे क्या होते हैं कि क्या महसूस करते हैं, रिपल्सन महसूस करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम 2 टाइप का फोर्स महसूस कर रहा है, 2 टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है ना, 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। ये इस एक ही समय में क्या 2 टाइप का फोर्स महसूस कर रहा है, इसकी वजह से पॉजिटिव और अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स भी महसूस कर रहा है। तो ये जो कंबाइन इफेक्ट है इस पे दोनों चार्जेस का, मतलब दोनों फोर्सेस का, अट्रैक्शन का और रिपल्सन का जो कंबाइन इफेक्ट होता है उसी को आप क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या सील्डिंग इफेक्ट। बात समझ आ रहा है, डेफिनेशन समझ आ गया। यानी कि जो कंबाइन इफेक्ट होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ड्यू टू देयर न्यूक्लियस अट्रैक्शन एंड द इनर इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन, द कंबाइन इफेक्ट इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट या सील्डिंग इफेक्ट, ठीक है ना। अच्छा, क्या होता है इनकी वजह से, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से मतलब इन एक न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जनरेट होता है, ठीक है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे, ये कंबाइन इफेक्ट जो देता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। यानी Z स्टार से डिनोट करते हैं उसको, ठीक
है ना। जैसे जैसे जेड स्टार इंक्रीज करता है, मतलब जेड स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू अगर बढ़ेगी, है ना, न्यूक्लियर चार्ज की अगर वैल्यू बढ़ी तो इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज क्या होता है, छोटा, है ना। यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इसका तो ये क्या होगा, छोटा। यानी कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट में देखिए रिपल्स अट्रैक्शन वाला ज़्यादा पावरफुल है, रिपल्सन वाला थोड़ा कम हो गया, तो क्या होगा, इनके बीच में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा बढ़ जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज डिक्रीज करता है। बात समझा रहे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं, है ना, ये आपको अपने मतलब हायर क्लास में मिलेगा। एक कांस्टेंट बताते हैं, कांस्टेंट मतलब सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, है ना, शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। ये आपको आगे क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। अभी ये समझिए कि जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। बात समझा रहे, ठीक ना। इसी वजह से क्या होता है, जो अलोंग द पीरियड की बात करते हैं ना, डाउन ग्रुप की बात कर लिए, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता है तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। अब इसमें क्या होता है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है अलोंग द पीरियड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसलिए इधर क्या होता है, जैसे अलोंग द पीरियड जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। तो बात समझ आ रही है, यानी कि अगर आप पीरियड में मतलब ग्रुप में देखेंगे तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, इस वजह से क्या होता है, इनका साइज बढ़ता है। और इसमें क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इस वजह से इधर का साइज डिक्रीज करता है। क्लियर है, ठीक है। तो तीन टाइप की चीजें पढ़ चुके, एक तो नंबर ऑफ सेल, दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव, और तीसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट। तीन चीजें हो चुकी। चलिए फोर्थ देखते हैं। क्लियर है ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या कहलाता है, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू फोर चार्जेस ऑन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज नोन एज स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट, विच गिव्स द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। As effective nuclear charge increases, size decreases, ठीक है। Contraction, ठीक है ना, D and F block contraction, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जो बाहर आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर वो स्क्रीन हो रहा है डी ब्लॉक से या एफ ब्लॉक से, यानी कि वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए 3d10 4s1 ऐसे करते हैं, तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये पहले डी सब से क्या हुआ, स्क्रीन होके आगे बढ़ा है, ठीक ना। तो अगर ऐसा कभी हो कि डी ब्लॉक से स्क्रीन होके या एफ ब्लॉक से स्क्रीन होके आगे बढ़ता है कोई भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में डी और एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक ना, डी और एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कॉन्ट्रैक्शन मतलब साइज छोटा होता है अगर डी और एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन देखा जाए तो। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्युमिनियम और गैलियम में किसका साइज बड़ा होगा, बताइए। एल्युमिनियम और गैलियम में किसका साइज क्या बड़ा होगा। तो अब ध्यान से देखिए, एल्युमिनियम गैलियम ये ग्रुप नंबर 13 के दो एलिमेंट्स हैं, ठीक ना। ये डाउन ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं। आप बोलेंगे गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए था, ठीक ना, यानी कि आप बोलेंगे कि गैलियम का साइज बड़ा है एल्युमिनियम से, लेकिन होता क्या है, अपोजिट, ठीक ना, होता क्या है, अपोजिट, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, यहाँ पे ये रीज़न है, ठीक ना। तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है, आपको जानना पड़ेगा, और इसीलिए ये चैप्टर में थोड़ा सा आपको लगता है कि इतना आसान है, ये डाउन ग्रुप को इंक्रीज करता है, अलॉन्ग द पीरियड डिक्रीज करता है, ठीक ना। तो ये तो हम आसानी से बता सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में यही सब हमको पढ़ना है, एक्सेप्शन ही ज़्यादा पढ़ना है। एक्सेप्शन अगर पढ़ लिए तो बाकी सब तो आप तो बेसिक है, आप तो जानते ही हैं, 10th बहुत आसानी से निकाल के आए हैं आप, ठीक ना, 10th पास किए हैं तो मतलब कुछ ना कुछ आपके अंदर काबिलियत है, ठीक ना, तभी 11th पढ़ रहे हैं, तो इतना तो आपको पता है क्योंकि आपने 10th में चैप्टर नंबर 5 यही सब पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। हम सर क्या पढ़ा रहे हैं, बार बार बोरिंग सा हो रहा है, नहीं बोरिंग नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, एल्युमिनियम का कितना होता है, 13 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सर 283, नहीं भाई आप बहु पढ़ चुके हैं तो उस हिसाब से करिए ना, 1s2 2s2 2p 6 2 2 4 10 क्या होता है 1s2 2s2 2p 6 3s2 और कितना 3p1, अच्छा यही ना होता है, चेक कीजिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d, है ना, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p1 आएगा, ठीक ना।
2 2 4 6 4 10 2 12 1 13, ठीक ना 13। अच्छा इसका गैलियम का कितना होता है भाई, याद नहीं आ रहा है, जोड़ दीजिए 31, ठीक ना, ये 31 होता है तो इसका कितना होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p1 2 2 4 10 12 18 20 30 31। अच्छा अब ध्यान से देखिए ये क्या हुआ, ये क्या देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये स्क्रीन हो गया है, किसके साथ, डी ब्लॉक के साथ स्क्रीन हो गया है इसमें, है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी साइज जनरली क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट वाला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक से स्क्रीन होके आगे बढ़ा है, जिसकी वजह से इनकी साइज में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि देखिए डी ब्लॉक जो होते हैं वो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि पीछे समझा चुका हूँ, ठीक है ना। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट देते हैं। अच्छा पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा तो इनका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर जाएगा तो साइज सॉरी हाँ पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, हाँ पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाते हैं, जिसकी वजह से साइज में इनका क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये बात समझ आ रही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जिसकी वजह से एल्युमिनियम की साइज जो होती है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है गैलियम की, ठीक है, क्योंकि ये पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक से स्क्रीन नहीं कर पाते हैं, ठीक से स्क्रीनिंग ना होने की वजह से इनका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है एल्युमिनियम के, ठीक है ना। तो डी और एफ ब्लॉक में देखिए अगर कोई भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी या एफ ब्लॉक से स्क्रीन होकर आगे बढ़ा है तो उसका ऑटोमेटिक साइज छोटा हो जाता है, ठीक है ना, मतलब जो भी दिया होगा उसके आगे, ठीक है। तो डी और एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा इसमें और खास बातें देख लीजिए क्या क्या है डी और एफ ब्लॉक में। अच्छा मान लीजिए ये डी ब्लॉक का सिर्फ समझाया कि डी ब्लॉक से अगर आपका स्क्रीन हुआ, अगर मान लीजिए एफ ब्लॉक से स्क्रीन हुआ है तो एफ ब्लॉक से स्क्रीन मतलब अगर आप कोई भी आप हायर एग्जांपल लीजिएगा, ठीक है ना, तो अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी 4f सब सेल के बाद 4f के बाद कुछ और आ रहा है, जैसे 5s बना के, तो ये देखिए इसके बाद से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आया तो इसका साइज ठीक छोटा हो जाए, सॉरी डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन मतलब एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगर 4f से स्क्रीन हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। और अगर 5f से स्क्रीन हो रहा होगा 5 से f से तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। और तो डी और एफ ब्लॉक समझ में आ रहा है कि अगर डी ब्लॉक के बाद कोई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आया तो उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मतलब रेडियस इसका साइज बड़ा हो जाएगा, मतलब इसका साइज छोटा हो गया और इसका साइज बड़ा हो गया, तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इधर वाला ये बड़ा होना चाहिए था लेकिन ऑर्डर रिवर्स हो गया ड्यू टू डी और एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, है ना। बहुत सारे एग्जांपल आपको बुक में मिलेंगे, क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे आपके एनसीईआरटी में, है ना, लगाइएगा उसको, ठीक है। नहीं भी लगाएंगे तो मैं दे दूंगा लगाने के लिए, घबरा क्यों रहे, ठीक है। ये हो गया। तो कितने इफेक्ट पढ़िए, पहले नंबर ऑफ सेल, दूसरा पढ़े हैं आप, दूसरा क्या पढ़े, हाँ चार्ज पढ़े हैं, तीसरा क्या पढ़े, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, चौथा डी और एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, एटॉमिक साइज को या एटॉमिक रेडियस को, ठीक है ना। तो ये तो एटॉमिक रेडियस है, थोड़ा और भी रेडियस के बारे में जान लेते हैं। एटॉमिक रेडियस तो क्लियर हो गया आपको, हाँ, ये फैक्टर भी खत्म हो गया। फैक्टर कितने पढ़े हैं, 4 तरीके के, चलिए कोने में लिख लेते हैं। पहला क्या पढ़े, पहला जो है नंबर ऑफ सेल्स पढ़े, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स। दूसरा चार्ज के बारे में पढ़े, ये फैक्टर्स हैं हमारे, ठीक है। तीसरा क्या पढ़े, स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़े, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है ना। चौथा क्या पढ़े, डी और एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, डी और एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ये 4 चीज़ें पढ़ चुके हैं आप। ये इतने फैक्टर्स होते हैं जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कोवैलेंट रेडियस क्या होता है, कोवैलेंट रेडियस, ठीक है ना। कोवैलेंट रेडियस देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 एटम्स हैं जो एक साथ कंबाइन है कोवैलेंटली। कोवैलेंटली में आप जानते हैं ओवरलैपिंग होता है, ठीक है ना। ओवरलैपिंग कैसा होता है ये हम आपको बताएंगे अगले चैप्टर में, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो कोवैलेंट क्या होता है कि ओवरलैपिंग करते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। तो ओवरलैपिंग करेंगे तो इनका जो सेंटर, इनका जो सेंटर, ठीक है ना, यानी कि इनको बोलेंगे ये न्यूक्लियस है इनका, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इनके बीच की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है डी मान लीजिए,
ठीक है ना, मतलब ये क्या है, कोई कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड। जैसे मान लीजिए कोवेलेंट कंपाउंड बहुत सारे हो सकते हैं ना, भाई H2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, ये सब कोवेलेंटली अटैच करते हैं। जानते हैं कैसे, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। चलिए एक बार बना ही लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन का बहुत आसानी से बना लेते हैं। हाइड्रोजन का छोटा रहेगा, मजा आएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन एक का स्टार से रिप्रेजेंट कर दीजिए, एक का डॉट से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो इसको कंप्लीट करने के लिए ये इससे करना पड़ेगा और ये इसका ऐसे होना पड़ेगा। तो ओवरलैपिंग हुआ कि नहीं, वही तो मैं दिखाया हूँ, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है ना। तो जो इनके न्यूक्लियस की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, ठीक है ना, जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, यानी कि कोवेलेंट रेडियस को आप डिफाइन करेंगे, द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, सॉरी, कोवेलेंट रेडियस इज द half of internuclear distance between the covalent, सॉरी कंपाउंड नहीं बोलना चाहिए था, कंपाउंड बोलेंगे पाप है क्योंकि मॉलिक्यूल है, ग्रुप ऑफ एटम्स है, ठीक है ना। इट इज़ द मतलब कोवेलेंट रेडियस इज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है ना। यानी कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल का जो डी आ रहा था, तो कोवेलेंट रेडियस यानी कि कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू d/2, वेयर डी क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो d/2 आता है क्या, कोवेलेंट रेडियस। इतना मैं समझा रहा है, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियस हो गया। इसके बाद आपको देखना है वॉन डेर वाल रेडियस क्या होता है। वॉन डेर वाल रेडियस यही नीचे समझा दिया जाए क्या, थोड़ा सा मिटा दिया जाए, लिख लिए, ओके। अब हम देखते हैं वॉन डेर वाल रेडियस, जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे क्योंकि मैंने सारा चीज़ अच्छे से इलेबोरेट किया उसमें। अगला क्या है, वॉन डेर वाल रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस, वॉन डेर वाल्स रेडियस, ठीक है ना। अच्छा ये क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा चलिए डेफिनेशन ही पहले लिख लेते हैं। इट इज ए डिस्टेंस, है ना, इट इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस, इट इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड isolated नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम, ठीक है ना। ये क्या है कि इट इज़ द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम। यानी कि अगर मान लीजिए, क्या अंग्रेजी लिख दिया मैं, थोड़ा समझाता हूँ आपको। मान लीजिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन अकेले तो ऐसा मिलता नहीं है, एफ का मिलता है, ये एफ दो मॉलिक्यूल आपस में ओवरलैप किए होंगे, तो ये फ्लोरीन है, ठीक है ना। ये क्या है, फ्लोरीन, इनका मतलब सेंटर यहाँ पे, ठीक है ना। और इसी जैसा एक और लेके आता हूँ मैं, फ्लोरीन है, ठीक है ना। अरे समझ, फ्लोरीन, इट इज़ द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द इंटरन्यूक्लियर लिख लीजिए, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल, देखिए आइडेंटिकल है, दोनों एक जैसे हैं, आइडेंटिकल, नॉन बॉन्डेड, आपस में बॉन्ड नहीं है इनका, आइसोलेटेड है, अलग अलग है, लेकिन इनके बीच का, ठीक है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है d, ठीक है ना, इसका अगर हाफ कर दें तो क्या होगा, वॉन डेर वाल रेडियस। यानी कि वॉन डेर वाल रेडियस इज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम, ठीक है ना। तो ये होता है आपका वॉन डेर वाल रेडियस। तो ध्यान से देखिए, वॉन डेर वाल रेडियस जनरली ग्रेटर देन क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है ना। अच्छा, कोवेलेंट रेडियस तो छोटा होता है वॉन डेर वाल रेडियस से, लेकिन वीकर, ये सबसे वीक होता है, ठीक है ना, जैसे वेरी वीक। अच्छा, फोर्स की बात करेंगे तो ये वीक फोर्स लगाता है, क्योंकि देखिए डिस्टेंस बहुत बड़ा है इनके बीच में, है ना, तो मतलब दूरी बहुत बड़ी है। आप जानते हैं कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, तो जितना बड़ा दूरी उतना कम फोर्स, तो आसानी से टूट जाएंगे बेचारे, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसलिए वॉन डेर वाल रेडियस या वॉन डेर वाल फोर्स जो होता है वो वीक फोर्स होता है, ठीक
है ना, यानी कि वॉन डेर वाल रेडियस से जो भी एसोसिएटेड कंपाउंड जुड़ेंगे तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो वीक फोर्स होता है, ठीक है, इसलिए वॉन डेर वाल रेडियस, वॉन डेर वाल फोर्स क्या होता है, वीक फोर्स होता है। रेडियस समझ आ रहा है ना, इट इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम, ठीक है, तो वॉन डेर वाल रेडियस हो गया, ठीक है। और लास्ट पढ़ लेते हैं क्या, चौथा, पहला एटॉमिक रेडियस पढ़ लिए थे, ठीक ना, दूसरा क्या पढ़ लिए थे, दूसरा पढ़ लिए आप कोवेलेंट, तीसरा आपका हो गया वॉन डेर वाल और चौथा हो गया मेटालिक, मेटालिक रेडियस, ठीक ना। आप तो जानते हैं मेटल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना, क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, क्लोजली पैक्ड, ठीक है, एकदम क्लोजली पैक, ये ओवरलैपिंग नहीं होता है, एकदम क्या है कि मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी थोड़ा कम कम होता है। तो जो मेटल्स में या जो भी ये जो भी एटम है जो मेटेलिक बॉन्डेड है, ठीक ना, तो उनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा, ठीक ना, यानी कि आज जो मेटेलिक होगा वो कितना होगा, d/2 होगा, और ये d जो होगा वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू मेटेलिक कंपाउंड, ठीक ना, दो मेटेलिक कंपाउंड है, ठीक ना, तो इनके बीच की जो दूरी होगी उसका आधा क्या करेगा, मेटल, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि इनके बीच में स्पेसेस कम होते हैं और ये टच होते हैं, ओवरलैपिंग में कोवेलेंट हो जाता है, दूर दूर में वॉन डेर वाल हो जाता है, और अगर एकदम एक पास है तो मेटेलिक रेडियस देता है, ठीक है। तो कुल मिला के आपका एटॉमिक रेडियस की कहानी खत्म हो गई। तो एटॉमिक रेडियस समझ आया था कि न्यूक्लियस से पूरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की दूरी जो होती है वो एटॉमिक रेडियस होती है, उसके फैक्टर पढ़ लिए और कितने टाइप की रेडियस होती है वो भी सब देख लिए, ठीक है ना। और दूसरा हम पढ़ेंगे ट्रेंड जो है उसका नाम आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं या आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक ना, ये दोनों एक ही नाम। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है पहले ध्यान से देखें, इट इज द मिनिमम एनर्जी, इट इज ए मिनिमम एनर्जी required, minimum energy required to eliminate an electron from isolated gaseous atom, to form gaseous cation, है ना। यानी कि क्या हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होता है, यानी कि कम से कम कितनी एनर्जी आप किसी को सप्लाई कर दें कि वो अपना इलेक्ट्रॉन एक निकाल ही दे, ठीक ना, वो एकदम तंग आ जाए, यानी कम से कम कितनी एनर्जी दे दें कि वो अपनी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे आइसोलेटेड गैसेस एटम से। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, जिसको आप बोलते हैं कैटायन, ठीक ना। तो क्या होगा कि ये मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए किसी भी मतलब एटम से, ठीक ना, मतलब गैसियस एटम से कितना मिनिमम एनर्जी हम उसको दे दें कि अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे बाहर, ठीक ना। चलिए समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मेटल है जो कि सॉलिड स्टेट में, ठीक ना, इसको आप हीट कर देंगे तो ये डायरेक्टली पहुंच जाएगा, ठीक ना, मान लीजिए कैटायन बना दिया तो ये इससे गैस में डायरेक्ट बन गया। तो सॉलिड से गैस आप जानते हैं सब्लिमेशन होता है, ठीक ना, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक ना। क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी, जितना एनर्जी आप सप्लाई किए एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ तो सब्लिमेशन एनर्जी। लेकिन मान लीजिए वो गैसियस ही है, ठीक ना, और यहाँ से आप इसको दिए तो ये गैसियस कैटायन बनाया, ठीक ना, गैसियस, तो ऐसा जो होगा इसको आप सब्लिमेशन नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। उसमें यानी कि देखिए गैसेस एटम से गैसियस कैटायन बनाने में जितनी एनर्जी आपको लग जाती है वो मिनिमम एनर्जी, उसको आप क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। बस समझ आया डेफिनेशन, वो कम से कम एनर्जी कितनी दे देंगे किसी भी मेटल को, है ना, गैसियस मेटल को, कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे और अपना पॉजिटिव कैटायन बना ले, है ना, मतलब कैटायन बना ले, तो उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन क्लियर हो गया, है ना। चलिए तो फैक्टर्स देख लेते हैं, कौन कौन फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। हाँ, फैक्टर्स की बात करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी देखिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन हो गया, जैसे मान लीजिए हम एल्युमिनियम का एग्जांपल ले लेते हैं।
एल्युमिनियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, जैसे इसके पास कन्फिगरेशन देखेंगे तो 283 का हो गया ना, तो अगर आप इसको थोड़ा सा, ये गैसेस स्टेट में है, तो आप ये एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है ना, तो इसके पास अभी कितना बचा है, 282 बचा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट स्टेज की होगी, यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है ना। फर्स्ट एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा पहला वाला तो उसका फर्स्ट एनर्जी हुआ। जैसे मान लीजिए मल्टी इलेक्ट्रॉन रखा है वो अपने आउटरमोस्ट शेल में, तो पहला वाला निकालेगा तो फर्स्ट, जैसे सोडियम का एक ही होता है, ठीक है ना। मैग्नीशियम का 2 आयनाइजेशन एनर्जी आएगा, एल्युमिनियम का कितना आएगा, 3, क्योंकि लास्ट में इसके 3 है, ठीक है ना। तो मान लीजिए अब Al क्या है, Al पॉजिटिव है, इसको अगर आप हीट किए, ये भी गैस स्टेट में, तो ये क्या निकालेगा, Al2 पॉजिटिव बना लेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन फिर निकालेगा, तो यहाँ क्या बचा, 281 बचा, और ये 282 था, ठीक है ना। अगर सुनिए, तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड होगी, ठीक है ना। तीसरा बात करें, यानी कि Al तो आप जानते हैं कि Al क्या होता है, Al3 पॉजिटिव बनाता है, तो तीसरा कैसे होगा, Al3 पॉजिटिव, Al2 पॉजिटिव लिखेंगे, और ये अपना जब इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो अब क्या बनाएगा, Al3 पॉजिटिव, अपना तीनों का तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, और ये किसकी कन्फिगरेशन पा गया, नियॉन की, मतलब बैलेंस स्टेट में हो गया, मतलब स्टेबल स्टेट में हो गया। ये क्या था, 281। तो ध्यान से देखिए, ये होगा आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, ठीक है ना। तो इस एल्युमिनियम की जो एनर्जी है, कौन सी आयनाइजेशन, ये एल्युमिनियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है, जिससे ये एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव बन गया, वो क्या होगा, IE इज इक्वल टू कितने के बराबर आएगा, IE1 प्लस IE2 प्लस IE3, ठीक है। ये आयनाइजेशन एनर्जी टोटल आती है अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो, ठीक है ना। सोडियम में एक ही होता है तो वही हो जाएगा, हाँ। मैग्नीशियम में 2 होते हैं तो दोनों आयनाइजेशन एनर्जी जोड़ के नेट वाली आएगी, और ये सब मल्टी इलेक्ट्रॉन में तो 3 जोड़ के आएंगे, ठीक है ना। बात समझा रहे, तो ये तो बात समझ आ गई आपको आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, अभी क्या है, जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़, मतलब पॉजिटिव चार्ज दे दिए आप, पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा समझते हैं इसको, ठीक है ना। इसको समझ लेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा आपको आगे का चीज़ पढ़ना, ठीक है। 283 का है ना भाई, तो बनाते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाला 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितना 1 2 3, सर एक बार अंग्रेजी एक बार हिंदी, ठीक है, क्या करें। ये हो गया आपका किसका, एल्युमिनियम का, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसके ऊपर क्या आएगा, Al पॉजिटिव आयन। अब ध्यान से देखिए, इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन थे और 13 प्रोटॉन थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसके पास कितना बचा, 12 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बचा, 13 प्रोटॉन, ठीक है ना, 13 प्रोटॉन बच गया। तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होगा, इनका साइज छोटा हो जाता है, आप जानते ही हैं। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, अब अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा हो गई है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई है, तो इनका क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी, ठीक है ना। मतलब IE2 जो होगा, IE2 वो बहुत ज़्यादा होगा IE1 के, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट स्टेज की बहुत, मतलब सेकंड स्टेज की बहुत ज़्यादा होगी फर्स्ट स्टेज की। क्यों, क्योंकि अब क्या है कि जो इंटर न्यूक्लियर, जो ये इनके बीच का, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, पहले उसको ओवरकम करना पड़ेगा, उसके बाद मिनिमम एनर्जी देके इसको निकालना पड़ेगा, यानी कि कुल मिला के आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाली बढ़ जाएगी। अब तीसरी निकालने जाएंगे तो आप समझ ही सकते हैं, और हालत ख़राब हो जाएगा, और ज़्यादा इनमें अट्रैक्शन की भावना हो जाएगी, तो जाने नहीं देंगे तुझे वाला केस हो जाएगा, ठीक है। तो IE3 ज़्यादा हो जाएगा IE2 के, और ये IE1 से। यानी कि आपको ये बात समझ आ रही है कि ये सब जो कहा जाता है ना, आपके बुक में दिया होगा, ये सब जो एक स्टेप बाय स्टेप हम एक इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर आप देख रहे हैं तो थर्ड वाली जो स्टेज होती है, ठीक है ना, वो ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की होती है देन सेकंड देन फर्स्ट। यानी फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, वो खुशी खुशी निकाल देते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स आ जाता है, जिसकी वजह से उसको ओवरकम करने की वजह से ये आपको सेकंड और थर्ड वाली आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगती है, ठीक है ना। तो ये कुछ कहानी थी आयनाइजेशन एनर्जी की, जो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी समझ में आ गई, ठीक है। ठीक है, एक दो बार और सुन लीजिएगा मेरी बातों को, ठीक है, रिपीट कर करके आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार में नहीं समझ आता है
तो एक दो बार और देख लेना चाहिए, फिर नहीं समझ आता है तो कमेंट करना चाहिए, ठीक है। अब बताइए कि क्या नहीं समझ आएगा, फिर मैं उसको उसके डाउट को क्लियर करूँगा, ठीक है। वैसे हमको नहीं लगता कुछ समझ में नहीं आया होगा, बहुत आसान है। कम से कम कितनी एनर्जी दे दो भाई किसको कि अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दे, यही होता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो फैक्टर्स की बात करते हैं, इसकी फैक्टर्स क्या क्या होंगे, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहली बात मैं देखूंगा क्या, पहला इसमें क्या देखा था, नंबर ऑफ सेल। पहले हम साइज देख लेते हैं, ठीक ना। साइज के आधार पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की क्या कहानी होगी। तो ध्यान से देखिए, जैसे जैसे क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा, ठीक ना, साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, ठीक ना। अब ये क्या कहानी है, साइज बढ़ गया भाई, देखो साइज बढ़ गया, ठीक ना, गैंडे जैसा हो गया, नहीं हाथी जैसा हो गया, मतलब साइज बड़ा हो गया कुल मिला के, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, ठीक ना, नंबर ऑफ सेल्स क्या हो गए, बढ़ गए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे दूरी बढ़ने की वजह से फोर्स कम लगने लगेगा, फोर्स कम लगने लगेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम ही दोगे भाई तो इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, यानी कि कम ही आयनाइजेशन एनर्जी में हमारा काम हो गया। तो साइज बढ़ने से हमारे लिए फायदा है, कम एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी अगर साइज बढ़ गया है तो, ठीक ना, और अगर साइज घट गया है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी, मजा आ गया, गैंडे हाथी से ज़्यादा समझ में आ जाता है, ठीक ना। तो साइज बढ़ जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी, ठीक है ना, ये अब ज़्यादा नहीं समझाएंगे। दूसरा हमको पढ़ना है चार्ज, दूसरा चार्ज था ना, यस। तो चार्ज की बात करते हैं। अब चार्ज तो आप खुद समझ जाएंगे, कितने आसान काम है ना। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दैट मीन्स क्या होगा, साइज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से तात्पर्य यह है कि साइज छोटा हो जाएगा, और साइज छोटा होने का तात्पर्य यह है कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। क्लियर है, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो साइज छोटा, साइज छोटा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ा। अरे बस समझे कितना आसान काम है। अच्छा, यही नेगेटिव चार्ज अगर हो जाए तो, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो साइज बढ़ गया, आयनाइजेशन एनर्जी घट गया। कितना अच्छा है ना, सारी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए चौथा देख लेते हैं, नहीं थर्ड वाला, डी और एफ ब्लॉक कंट्रैक्शन। डी एफ ब्लॉक कंट्रैक्शन, डी एफ ब्लॉक कंट्रैक्शन। अच्छा, इसका मेन तात्पर्य क्या था, पीछे पड़ा ना, डी और एफ ब्लॉक कंट्रैक्शन आता है तो गैलियम का साइज छोटा हो गया था, एल्युमिनियम का साइज बड़ा हो गया था, क्योंकि डी और एफ ब्लॉक आते ही अगर स्क्रीनिंग होता है तो क्या होता है, उसका साइज रिड्यूस हो जाता है, यानी कि डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी और एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन अगर बढ़ा तो आप जानते हैं कि साइज घट जाएगा, और साइज घट जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। क्लियर है, यानी कि डी और एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्या करते हैं, साइज को घटाते हैं, और साइज को घटाना मतलब क्या हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ा दिया, है ना। तो देखिए आप फैक्टर्स बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे लगते हैं, फैक्टर्स पे ही सिर्फ लगते हैं, है ना। तो मतलब एक दे देगा, 2-3 लाइन लिख के, मतलब एल्युमिनियम, बैरियम, ये सब एक लाइन, एक ऑर्डर वाला लिख देगा, हीलियम, लिथियम, सोडियम, है, ठीक है ना। तो साइज का ऑर्डर बताइए, ये सब करता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अभी बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, ये सब में बात कर दिया जाए तो आपसे पूछेगा कि साइज किसका बड़ा है, तो आप कहेंगे सर बोरॉन की छोटी है, मतलब साइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है ना, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, तो गैलियम का होगा, लेकिन आप गलत हैं। क्या, बोरॉन का तो होता ही है, लेकिन सब उसके बाद क्या होता है, सॉरी गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए लेकिन छोटा होता है, डी टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ये हो जाएगा, ऑर्डर उल्टा हो गया, ठीक ना, बात समझा रहा है। तो ये कुछ कहानी होती है। तो अगर आपको एक्सेप्शंस नहीं याद है, फैक्टर्स नहीं याद हैं, तो इसके क्वेश्चन नहीं लगेंगे, है ना। तो आप एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो डी और एफ ब्लॉक कंट्रैक्शन मतलब क्या करता है, साइज छोटा करता है, साइज छोटा करता है मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। डी एफ ब्लॉक कंट्रैक्शन मतलब लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो डी और एफ से स्क्रीन हुआ है तो उसकी साइज छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें तो हो गई, और चौथा जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये निकाल देते हैं, ठीक है। फोर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा कन्फिगरेशन की बात कर लेते हैं। अच्छा, कन्फिगरेशन में क्या होगा, अच्छा कन्फिगरेशन 2 टाइप की होती है, आप पढ़ रखे हैं, हाफ फील्ड कन्फिगरेशन, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कन्फिगरेशन, ये पढ़े हैं कि नहीं, ठीक है ना। फुल फील्ड कन्फिगरेशन,
ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं ना, हाफ फिल्ड जैसे मान लीजिए पी में 3 होते हैं, तो ये अगर हाफ फिल्ड हो गया तो ये ज़्यादा स्टेबल है। ये फुल फिल्ड की बात करें तो पी वाले में अगर दोनों ऐसे 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 हो गया तो ये फुल फिल्ड कन्फिग्रेशन है, सबसे ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं। तो अगर किसी में ऐसा कुछ हो रहा है, यानी कन्फिग्रेशन भी ध्यान में रखना है आपको, सारे फैक्टर्स ध्यान में रख के आप कोई भी ऑर्डर बताएंगे, ठीक है ना। तो अच्छा ये किसका था, ये हम साइज़ की बात किए थे ना, तो ये साइज़ का ऑर्डर था। अभी हम आयनाइजेशन वाली भी लिखेंगे, ठीक है। तो अगर कन्फिग्रेशन की बात करेंगे तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड की बात करें तो अगर आप देखें क्या एग्जांपल लिया जाए, मुझे एग्जांपल तो याद था, बोरॉन की ले लेते हैं और बेरिलियम की ले लेते हैं, है ना, बोरॉन और बेरिलियम, ठीक है। अच्छा बोरॉन में, बोरॉन का कितना होता है 5 होता है, और बोरॉन का 5 होता है ना भाई, और बेरिलियम का 4 होता है। अच्छा इसका कन्फिग्रेशन कीजिए 1s2 2s2 2p1, और इसका देखिए 1s2 2s2, ठीक है ना। इसका अगर देखेंगे तो p वाले में लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन, इसमें देखिए 2s वाले में ये फुल फिल्ड है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए बेरिलियम बोरॉन, ठीक है ना। तो बेरिलियम बोरॉन ऐसे जाएंगे तो साइज़ क्या करता है, घटता है, साइज़ घटता है तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी बढ़ जानी चाहिए, ठीक है ना। मतलब साइज़ क्या होता है देखिए, बेरिलियम बोरॉन में साइज़ किसकी बड़ी होगी, बेरिलियम की बड़ी होगी, बेरिलियम की बड़ी होगी, बोरॉन की कम होगी। बेरिलियम की बड़ी साइज़ होगी और बोरॉन की छोटी साइज़ होगी। तो ये क्या करेगा, ये बड़ी साइज़ होने की वजह से इसका एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड जो आई है आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो बेरिलियम की बड़ी साइज़ होने की वजह से ज़्यादा होनी चाहिए थे बोरॉन से, लेकिन होता उल्टा है कन्फिग्रेशन की वजह से। एक्सपेरिमेंटल ऐसा हुआ, एक्सपेरिमेंटल देखा गया आई तो बोरॉन की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू बेरिलियम। अरे बस में यानी कि देखिए ये क्या होगा, बोरॉन में लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये आसानी से निकाल देगा, और इसमें क्या है ये थोड़ा मतलब ये फुलफिल कन्फिग्रेशन वाला है तो इसमें क्या हो ज़्यादा एनर्जी लगेगा, है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे, आयनाइजेशन एनर्जी तो कम एनर्जी किस में लगने वाली है, बोरॉन में, है ना। कम एनर्जी बोरॉन में लगेगी, इसलिए बोरॉन की जो आयनाइजेशन एनर्जी लगती है वो कम होती है, यानी कि मतलब देखिए जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम रहती है वही फायदेमंद है, क्योंकि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है ना, कम से कम एनर्जी कितनी दे दो कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो बोरॉन में वो बहुत अच्छे से हो सकता है, यानी कि हमारा जो आई का ऑर्डर है वो बोरॉन में जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। बोरॉन से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि हाफ फील्ड, मतलब ये हाफ फील्ड फुल फील्ड कुछ नहीं है, इसमें आराम से निकल जाएगा। ये फुल फील्ड होने की वजह से इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, आपको एनर्जी ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है ना। और उसमें यानी कि हाफ फील्ड फुल फील्ड कन्फिग्रेशन में आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है इन कंपैरिजन टू द अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो अनफिल्ड हैं पूरा, ठीक है। तो बेरिलियम बोरॉन का समझ में आ रहा है कि जिसकी साइज़ बड़ी होती है भाई वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की देख लीजिए। ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है ना, तो 1s2 2s2 2p4 और इसका देखिए कितना होता है 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। अच्छा और इसका देखेंगे लास्ट वाला 2p3 वाला, तो इसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन। इसमें अगर आप p वाला देखेंगे 1 2 3, तो 1 2 3 4 ये अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे देखें तो साइज किसका बड़ा है, नाइट्रोजन का बड़ा है, साइज नाइट्रोजन का बड़ा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होनी चाहिए वो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी कम होनी चाहिए, इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, इसका ज़्यादा होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी और इसका कम हो जाता है, यानी कि आई जो है वो n का ज़्यादा हो जाता है IeO से। है उसमें क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन में साइज़ किसका बड़ा है, नाइट्रोजन का साइज़ बड़ा है तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। नाइट्रोजन की साइज़ बड़ा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी क्या होगी, कम होगी, मतलब जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। लेकिन होता क्या है, ये फुल फील्ड कन्फिग्रेशन, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन होता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी बढ़ जाती है। देखिए अगर IeN की बात करते हैं, अगर आपको एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपेक्टेड देखना होता तो IeN की ये थोड़ी कम होती, IeN की कम होती ना IeO से, मतलब ये आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए,
साइज बड़ा है तो। लेकिन होता क्या है उल्टा, नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, ये एक्सेप्शन है हाफ फील्ड और फुल फील्ड में, ठीक है ना। किसके आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, किसके आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, ये आपको ये सब कन्फिग्रेशन करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि ये सब ऑर्डर बताने से पहले, ठीक है ना, आपको क्वेश्चन मिल गया कि ऑर्डर बताइए, तो आपको ये सारे फैक्टर 4 इसमें 4 इसमें, चलिए इसमें एक और है 5 उसमें 4 उसमें, आराम से याद रखिए, ठीक है ना। आप सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे, ठीक है ना। बोर्ड में तो एकदम तहलका मचा देंगे और कंपटीशन में तो और मचा देंगे, क्योंकि अगर कंपटीशन में कुछ क्वेश्चन पूछता है तो यही ऑर्डर वाला ही पूछता है और कुछ नहीं पूछता, ठीक है ना। और कुछ पूछने लायक है भी नहीं, आप देख लीजिए अब क्या पूछेगा कि मेंडली पीरियोडिक लॉ बताइए कंपटीशन में, MCQ 4 ऑप्शन देगा, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसमें यही सब पूछता है ना। 5वां देख लेते हैं, 5वां क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अच्छा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है भाई तो साइज क्या करेगा, घट जाएगा और अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, है ना। यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज घटता है और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये बातें क्लियर हो गई आपको। तो इसमें 4 चीज़ें क्या क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कौन कौन से फैक्टर, पहला साइज पढ़े थे, दूसरा चार्ज पढ़े थे, है ना, तीसरा क्या पढ़े थे, ये आई वाला था आयनाइजेशन एनर्जी वाला, तीसरा क्या पढ़े थे, डी और एफ ब्लॉक पढ़े थे ना, डी एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन साइज का ही, है ना। चौथा कन्फिगरेशन पढ़ लिए थे, कन्फिगरेशन, और 5वां जो है वो हम क्या पढ़े हैं, अरे यही तो पढ़े हैं, क्या नाम है, हाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। एक्सेप्शन ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीजन, बेरिलियम और बोरॉन की, ठीक है ना। बेरिलियम का क्या है कि साइज बड़ा होता है तो जल्दी निकाल देना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा देर से निकालता है क्योंकि वो फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन है, तो आयनाइजेशन एनर्जी उसमें ज़्यादा लगती है। ऐसे ही नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी, लेकिन होता ज़्यादा है क्योंकि वो हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है ना। तो ये कुल मिला जुला के आपकी आयनाइजेशन एनर्जी और उसका काम हो गया साइज का, ठीक है। तो अगली क्लास में हमको क्या पढ़ना है, 2 चीज़ तो पढ़िए, तीसरी चीज़ हमको पढ़नी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन मतलब EA से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे नाम है इसके। और चौथा हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, लास्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अच्छा इसके बाद भी थोड़ा सा है टॉपिक, वो डायगोनल रिलेशनशिप है, वो समझाना है आपको, केमिकल रिएक्टिविटी है ये बताना है आपको, बस वो कल हो जाएगा, तो ये चैप्टर आपको खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको ये अच्छा लगा, सारा समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।